नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर बीजेपी उपचुनाव के नतीजों के बाद बहुमत की बाउंड्री को पार करते हुए 126 सीटों पर जा पहुंची है, जबकि लाख दावों के बावजूद भी कांग्रेस 100 के अंदर ही सिमटी रही है। अब कांग्रेस को विपक्ष में बैठना होगा, लेकिन उपचुनाव के ये नतीजे न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए भी नई चुनौतियां लेकर आए हैं। वो चुनौतियां क्या हैं और इन नतीजों के बाद किसका कद बढ़ेगा और किसके पर कतरे जाएंगे, तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी और तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी हैं और कांग्रेस की तरफ से ही जल्दी उनके भी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद होंगे। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही से करेंगे। बहुमत का पेच तो सुलझ गया, बहरहाल विनोद शर्मा हमारे संवाददाता भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपका भी स्वागत है। राकेश शर्मा जी, लेकिन पहले आपसे बात। राकेश शर्मा जी, बहुमत का पेच तो सुलझ गया, 116 की जरूरत होती है और 126 पर बीजेपी पहुंच गई। अब दरअसल ये बताइए कि अब सामने चुनौतियां कितनी बड़ी मान रहे हैं आप? जनता ने जो भरोसा आप पर जताया है, बहुत से वादे आपने भी किए थे उपचुनावों के मद्देनजर, अगले 3 सालों के लिए कैसे पूरा करेंगे? देखिए मकसूद भाई, मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की 15 साल की सरकार भी देखी और पिछले 6-7 माह की सरकार भी देखी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता के बीच काम किया। उसकी परिणति है कि इतनी बम्पर सफलता हमें मिली, इतनी ज्यादा सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी जनता की को जो बात करती है, जनता के सामने जो वादे किए हैं, वो हमने पिछले 6 महीने में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस की शासनकाल में जो बातें पूरी नहीं हो पाई, वो बातें हमने पूरी करी। चाहे किसान का फसल बीमे की बात करी जाए या युवा मेधावी छात्रों का सम्मान की बात की जाए या संबल योजना पुनः शुरू करने की बात की जाए। निश्चित रूप से हमने जो विधानसभा के समय ये जो अभी 28 स्थानों पे उपचुनाव हुए, जो वादे जनता से किए उनको पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच रहती है मकसूद भाई, उसका ही लाभ हमको मिलता है। आपने देखा आज ही हमारे नेतृत्व की बैठक हुई है और आने वाले पूरे जो मध्य प्रदेश के मंडल स्तर तक हम प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद रखती है, जनता से सीधे संवाद रखती है और मुझे लगता है आप किसी से संवाद रखेंगे तो उसकी तकलीफों को समझेंगे, उसकी परेशानियों को समझेंगे, मैसेज और उसे दूर करेंगे। क्लियर था। और जब आप जनता के जो बीच मैसेज या जो काम निश्चित रूप से बीजेपी कर रही थी, सरकार कर रही थी, वो सीधा लोगों तक पहुंचा भी। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा है यहाँ पर। प्लीज आगे शर्मा जी आप बने रहिए। एक रिएक्शन जरा मैं विनोद शर्मा से ले लूँ, हमारे संवाददाता से। विनोद, ग्वालियर चंबल पर ज्यादा फोकस रहा, चाहे वो कमलनाथ की रैलियां रही हो या फिर बाकी और कांग्रेस का एक्टिव रहना वहां पर रहा हो। क्या कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो टारगेट किया है वो वहां पर उसकी गलती मानी जाए, उसकी चूक मानी जाए, जो नतीजों में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, या फिर कांग्रेस इन 7 सीटों को अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है ग्वालियर चंबल में? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को इन सीटों की जीत की कामयाबी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ी वो जीतने के लिए लड़ी थी और कांग्रेस की जितनी भी सीटें थी उतनी उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि ये सारे लोग जब बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस के पास बहुत कुछ खो चुकी थी पार्टी कांग्रेस। ऐसे में जो भी हासिल हुआ और जो भी मिला वो बीजेपी को ही मिला, क्योंकि बीजेपी का तो यहाँ वो एक भी विधायक नहीं था। ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें, ग्वालियर जिले में तो सिर्फ मात्र एक विधायक था, मुरैना में कोई विधायक नहीं था। तो ये बीजेपी को एक बड़ा उपहार ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों जाके मिल गया, जिससे उनकी सत्ता में वापसी हो गई है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जिस तरह से विधायकों का पहुंचना हुआ है, उससे ज़रूर बीजेपी को एक बड़ा फ़ायदा हुआ है और बीजेपी उपचुनाव जीतकर सामने आ गई। सिंधिया पर जिस तरह से कमलनाथ हों या कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हों, निशाना तो जरूर साधा। इन तमाम प्रत्याशियों को घेरने की कोशिश भी की गई, 35-35 करोड़ के आरोप भी लगाए, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए। जनता के बीच में आरोप लगाने के बाद अगर 1-2 ऐसा लेन देन सिद्ध कर देते, प्रमाणित कर देते, तो शायद आज बीजेपी को हार देखनी पड़ती। हाँ। विनोद, कांग्रेस सिंधिया से लड़ रही थी या बीजेपी से लड़ रही थी? शायद उसने अपना ओपोनेंट ही गलत चुना। स्ट्रैटेजी फेलियर है क्या है?
देखिए कांग्रेस कमलनाथ यहाँ लड़ रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया से, सीधी सीधे लड़ाई ज्योतिरादित्य सिंधिया से थी, क्योंकि गद्दार उन्हीं को बताया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उनके साथ जितने भी लोग गए उन सबको गद्दार बताया गया। सिंधिया के साथ जितने लोग गए उसके बाद ये गद्दारी का नारा शुरू हुआ, क्योंकि पहल सिंधिया की तरफ से हुई थी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की। ऐसे में बीजेपी को गद्दार कम और सिंधिया को उन्होंने ज्यादा घोषित किया कि ये गद्दार हैं। और वैसे भी ग्वालियर चंबल संभाग में ही पूरा फोकस रहा था, इसलिए ये नारा पार्टी का सिंधिया के ऊपर ही था। ठीक ठीक, विनोद आप बने रहेगा। अजीत भदौरिया साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, चूंकि उनका रिएक्शन पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल एनालिसिस के लिए डॉक्टर शर्मा के पास हम जाएंगे। भदौरिया साहब स्वागत है आपका। लेकिन शायद ग्वालियर चंबल में और मध्य प्रदेश की बाकी जगहों पर कांग्रेस का वो वेलकम नहीं हो पाया, मतलब बीजेपी से कम आप सिंधिया से वहां पर ज्यादा लड़ रहे थे। क्या इसे स्ट्रैटेजिकल फेलियर मान रही है कांग्रेस अपना? देखिए मकसूद जी, कांग्रेस पार्टी किसी से नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी धर्म अधर्म के बीच में, नैतिकता अनैतिकता के बीच में, और जो लोकतंत्र की हत्या करके सत्ताओं का हथियाने का जो लोकतंत्र की हत्या करके सत्ताओं का जो खेल हथियाने का कार्य किया जा रहा है इस देश में, उससे लड़ाई थी। नैतिकता के साथ खड़ी थी और उसके साथ जनता भी खड़ी थी। मकसूद जी ठीक है, सीटों में परिवर्तन ज्यादा नहीं हो पाया हो वोट, परंतु एक आम जनमानस ने, अभी आपको विश्लेषक आपके बताएंगे, आम जनमानस ने कांग्रेस का साथ दिया। जो एक परसेप्शन निकल के आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया जी के जाने के बाद लगभग समाप्त हो गई है, वो परसेप्शन को नकारा गया जनता के द्वारा। आपसे मैं थोड़ी बात करूंगा, आप अगर मुरैना जिले को देख लेंगे, वहां 5 जगह पे उपचुनाव था, जिसमें 3 पे कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नतीजे आपके पक्ष में, और 2 भी उपचुनाव, जो 2 उपचुनाव पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, वहां पे भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का था। और ग्वालियर में 3 पे उपचुनाव था, वहां पे 2 पे कांग्रेस ने विजय हासिल की, भिंड में 1-1 पे की, और आप शिवपुरी में देखेंगे तो चले आप मतलब इसे मतलब कुछ नहीं था तो कुछ तो मिल गया। पार्टी का अचीवमेंट था जो लोग कह रहे थे। कल तक दरअसल आपके प्रवक्ता मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमें सिंधिया के जाने से कोई फर्क पड़ेगा। अब आप भी उस चीज पर आ रहे हैं ना, कम से कम ये तो एक बदलाव जरूर देखेंगे हम। क्या आप मान रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भी कमी थी और बाकी और चीजों की भी कमी हो गई थी? क्योंकि जब एक बड़ा नेता जाता है ना तो साथ में छोटे लोग भी जाते हैं। डॉक्टर शर्मा से हम दरअसल बात कर लें, फिर वापस से आपसे बात करेंगे, फिर राकेश शर्मा जी आपका 1-to-1 भी करवाऊंगा मैं। भदौरिया साहब देखिए, राकेश शर्मा जी से भी चूंकि मैंने एक ही सवाल किया था, इसलिए अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर शर्मा आप दरअसल आप ये बताइए, चुनौतियां किसके सामने ज्यादा हैं? एक तरफ बीजेपी है जो ज्यादा मजबूत हो गई है, उससे वादे पूरे करने का दबाव भी होगा, चुनौती उसके लिए बड़ी है, या फिर एक संगठन के तौर पर कांग्रेस के लिए अब बड़ी चुनौती आने वाली है अगले 3 सालों के लिए? क्या कांग्रेस में अब नेतृत्व परिवर्तन की कोई मांग उठेगी? एक व्यक्ति अगर एक ही पद पे रहेगा तो फिर कमलनाथ कैसे खड़े उतर पाएंगे इस पर? जी मकसूद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल में आती है, पावर में आती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन हारती है, दोनों के सामने चैलेंजेस होते हैं। एक के सामने ये होता है कि हमने जो जनता से वादा किया है हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे, रूलिंग पार्टी के सामने। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर चैलेंज होता है तो जो पार्टी डिफीट खाई है उसके सामने होता है ऑर्गेनाइजेशनल अपना सेटअप रीसेटअप करने के लिए। जैसा कि मैंने आज किसी कांग्रेस के बड़े नेता मध्य प्रदेश के से बात की थी, मैं किसी स्टोरी लिख रहा था, उस स्टोरी में मैंने उनका वर्जन चाहा, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है या ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। भाजपा को पीछे से आरएसएस जैसी बड़ी संगठन जो विश्व का माना हुआ संगठन है उसने पीछे सपोर्ट किया, जबकि कांग्रेस के पास ऐसी स्थिति नहीं थी। आपने एक बात कही, मैं वो चीज जरूर जोड़ूंगा, मकसूद जी प्लीज सुन लें आप। आपने कहा कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने ग्वालियर को क्यों फोकस किया। ग्वालियर रीजन को फोकस करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण था कि ग्वालियर से ही ये कहानी लिखी गई थी। अगर ग्वालियर ये कहानी नहीं लिखता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके सपोर्टर्स 22 एमएलए रिबेल जो कांग्रेस के थे, अगर वो नहीं जाते तो शायद ना तो ये इलेक्शन होता और ना ही कमलनाथ की गवर्नमेंट गिरती। तो इसके पीछे ग्वालियर में जो इन्होंने
एक दो मुद्दे उठाए थे जो बिकाऊ टिकाऊ, जैसा कि विनोद जी ने कहा, बहुत अच्छा बिंदु लिया उन्होंने कि जो इन्होंने ये प्रूव नहीं कर पाए, ये जो मुद्दे थे वो ऐसे लहराते रहे, लगा दिया आपने, लेकिन आप तथ्य नहीं रख पाए। उन मुद्दों को ये हवा में लहराते रहे, डीप में नहीं ले जा पाए। अगर डीप में लेते तो कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में कम से कम अच्छा फायदा होता। देखिए, दोनों पॉलिटिकल पार्टी भले ही दावा कर रही हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं कहा जा सकता। जैसा कि बीजेपी ने इसके अदर क्षेत्र में जो परफॉर्म किया है, वहां पर हम ये मानते हैं कि पब्लिक ने एक नई स्टेबिलिटी के लिए, जिस तरह का फोकस यही ना, बीजेपी ने कम से कम ग्वालियर के बाहर वो जो परफॉर्मेंस दी तो वो अब उसको सपोर्ट कर रही है ना यहाँ पर नतीजों में। कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल में ही रह गया। कांग्रेस दरअसल कमलनाथ वर्सेस सिंधिया में लगी रही, बीजेपी को शायद वो भूल गई थी। अब राकेश शर्मा जी आपसे बात कर। राकेश शर्मा जी, इस जीत ने तो साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनका मध्य प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बाकी और नेताओं के कद पर क्या असर पड़ेगा, मेरा सवाल सिंधिया को लेकर है। आगे आने वाले वक्त में पार्टी में या फिर क्या केंद्र सरकार में कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है क्या? देखिए मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करता है कि उसको क्या दायित्व देना चाहिए या उसकी कहां पे उपयोगिता है या वो कहां पर काम कर सकता है। मैं निश्चित रूप से ये बात आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में विचार करेगा कि माननीय सिंधिया जी की कहां पे उपयोगिता है या वो किस पद को सुशोभित करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है मकसूद भाई, वहां पे कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता किसी के भी बारे में। पूरी पार्टी संगठन इस बारे में विचार करता है और पार्टी संगठन इस बारे में निर्णय करता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे काम अलग अलग व्यक्तियों के बीच में उनका वितरण होगा, कहीं ना कहीं सदुपयोग हर व्यक्ति का होगा। संगठन में लगातार काम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं कल माननीय सिंधिया जी का इंटरव्यू कहीं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे 6-7 महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो प्यार मिला है और मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो काम किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी विचार करेंगे कि आने वाले समय में क्या उपयुक्तता रहेगी। तो एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो व्यक्ति आके शामिल हो जाता है और जब हमारे प्रेम और हमारे कर्तव्यों के प्रति जो हमारे कार्यकर्ता का समर्पण है उसको देखता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद अपने आप विचार करता है, मंथन करता है इस बारे में कि किस परिवार में हम आए हैं और किस तरह की यहाँ की रीति और नीति है। और मुझे लगता है कि नेतृत्व हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता के बारे में बारीकी से विचार करता है और आने वाले समय में उसके बारे में नेतृत्व करता है। बदौरिया साहब, आप बोले उस वक्त चूंकि आपको रोकना पड़ा था, आप वो चाहें तो उस टॉपिक पर बोल सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल दरअसल आपसे ये है कि आप जो फोकस कर रहे थे सिंधिया को घेरने का या उनको टारगेट करने का, तो क्या आप उसी में उलझे रह गए, बाकी और सीटों पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई पार्टी? और अब आगे आने वाले वक्त में चूंकि कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, तो नेतृत्व को लेकर तो भी तो सवाल उठेंगे कि अगले 3 सालों में नेतृत्व कौन करेगा? नेता प्रतिपक्ष का पद भी है, अध्यक्ष का पद भी खाली है, बाकी और जगहें भी खाली हैं। देखिए, समय रहते हुए सबका निर्णय हो जाएगा मकसूद भाई, कौन किस पद पे रहेगा, सब चीजें सामने आ जाएंगी। परंतु जहां तक बात हो रही है कि सिंधिया को घेरने, सिंधिया, मैंने प्रारंभ में कहा कि जो अनैतिकता के रास्ते, अधर्म के रास्ते चला है उसको एक्सपोज करने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने और उसमें कांग्रेस पार्टी 100% सफल रही। जहां तक बात कह रहे हैं आप प्रमाण की, ये ही प्रद्युम्न सिंह जी तोमर खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कई वीडियो है उनके, उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी मुझे ऑफर दे रही है। यही राहुल लोधी जी, इन्होंने कहा कि 35 करोड़ का ऑफर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये सब चीजें इन्हीं के मुंह से हुई जो लोग गए। 35 करोड़ 50 करोड़ से जब इनको ज्यादा बढ़ के मिला होगा तभी तो मकसूद भाई ये लोग गए। हाँ, तो जब तक वो कांग्रेस में तब तक कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा, बीजेपी में जाने के बाद कहा उन्होंने कुछ कहा, इन्होंने अपने, और ना आप उसे साबित कर पाए। हाँ, तो बढ़ के मिला ना, नहीं क्यों नहीं कर पाए? भांडेर की रक्षा सिरोनिया के पति देव, रक्षा सिरोनिया के पति देव, भांडेर की अभी चुनी हुई विधायिका के पति देव ने साफ तौर पे कहा
कि सिंधिया जी ने इतने पैसे मांगे, इतने पैसे उनके पीए पुरुषोत्तम पाराशर के द्वारा मांग की गई। ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप। अरे लेकिन फिर से जनता के पास गए ना ये विधायक इस्तीफा देकर, जनता तो जितने वोट भदौरिया साहब देखिए तो थोड़ी फैक्चुअल बात करें अपन, थोड़ी फैक्चुअल बात करते हैं हम लोग। जितने वोट कांग्रेस में रहते हुए ये नहीं लाए थे, जो बड़े या जो करीबी माने जाते हैं सिंधिया के, ठीक है कि इमरती देवी उनमें से हार गई, दंडोतिया भी हार गए, अगर मंत्री के तौर पर देखें तो कंसाना भी हार गए, अंदल सिंह, लेकिन इसके अलावा चाहे वो महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, गोविंद सिंह राजपूत, तो सबसे करीबी तो तुलसी सिलावट भी माने जाते हैं। आप देखें मतलब 50-50 हज़ार के आसपास इनकी जीत हुई है, उससे ज़्यादा हुई है, तो फिर ये तो और मजबूत हो गए ना, जनता तो भरोसा कर रही ना इन पर, इसलिए तो वोट दिया। नहीं बिल्कुल हुई है, और हाँ बिल्कुल मजबूत हो गए। आपने तुलसी सिलावट जी का नाम लिया, प्रभु राम चौधरी का नाम मैं जोड़ देता हूँ, ये लोग भारी बहुमत से जीते, परंतु इनकी आप पहली प्रतिक्रिया इन्होंने जो मीडिया को दी है उसमें ज्योति सिंधिया जी का नाम है क्या? आप वो प्रतिक्रिया देख लीजिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को उसका क्रेडिट अरे तो यही तो फर्क है ना बीजेपी और कांग्रेस में, गायब है। यही तो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। तो आपके यहाँ दरअसल व्यक्ति की पूजा होती है, वहां पर संगठन की पूजा होती है। राकेश शर्मा जी नाउ काउंटर टू भदौरिया साहब प्लीज। अब देखिए मकसूद भाई, मुझे आने वाले समय में इस बात पे आ रही थी तो वो प्रश्न आपने कर लिया कि कांग्रेस में रहते हुए कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए तो समझ में आता है, हाँ। समझ में आता है कि वो कांग्रेस में, हाँ। पर मुझे मेरे विद्वान साथी से एक बात का जवाब दिला दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा था मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और नारायण त्रिपाठी एक तरफ और शरद कोल एक तरफ बैठे हुए थे और ये सब मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल वो नैतिकता थी क्या मध्य प्रदेश में? और जब कमलनाथ कहते थे 5-5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे संपर्क में, वो नैतिकता थी। इसलिए ये नैतिकता का ज्ञान यहाँ ना बांटे, उन प्रश्नों के जवाब दे कि ये जो हार हुई है इसका ठीकरा किस पे फोड़ेंगे और कमलनाथ जी कब इस्तीफा देंगे, इस बात का जवाब इनसे मांगी है। दीजिए भदौरिया साहब, बात कर रहे हैं ना कि फलाने के भाई ने ये कह दिया, फलाने की बहन ने क्या कह दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने आपके इन सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। 50-50 हजार से हमारे उम्मीदवार जीते और ये जनता ने आपकी जो झूठे आरोप है उनका जवाब दे दिया। इसलिए आप बौखलाइए मत, अब जनता के मैंडेट को। अच्छा राकेश शर्मा जी जरा जवाब ले लें। भदौरिया साहब बोलिए, राकेश शर्मा जी के सवाल पर जवाब दीजिए आप। भाई हम तो मना कर रहे थे। चलेगी भदौरिया साहब, देखिए आरोप हमने नहीं लगाए, आरोप जो लोग गए हैं उन्होंने ही कहा कि हमारी बोली 50 करोड़ तक पहुंच गई है। अब 50 करोड़ से ऊपर पहुंची तभी तो गए हैं वो लोग छोड़ के पार्टी। उन्होंने ही कहा, जहां तक शरद कोल और नारायण त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं तो वो अगर कांग्रेस पार्टी या सरकार के साथ आ गए थे तो इस्तीफा तो करा के प्रदेश को चुनाव में नहीं झोंका गया, जिस तरीके से 28 लोगों को चुनाव में झोंका गया। आज आपके पास पूर्ण बहुमत है शर्मा जी, उसके बावजूद भी आप इस्तीफा कराते जा रहे हैं, लोगों को खरीदते चले जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि देश का, प्रदेश का इनकम टैक्स का पैसा उपचुनाव में बर्बाद होगा। अब फिर दमोह में एक उपचुनाव होगा, उसमें बर्बाद होगा। जो विकास के लिए पैसा खर्च होना चाहिए वो उपचुनाव में जाके खर्च हो रहा है। तो ये सब चीजें भी हमें आपको देखना पड़ेगी। अब कौन सी आपकी सरकार स्थिर हो रही है? भाई किसी कोई लोग ज्यादा लालच है भारतीय जनता। हाँ लेकिन कम से कम अब अगर कोई और थिन मार्जिन होता है, या फिर विनोद शर्मा से इस पर बात कर, विनोद शर्मा चुनौतियों पर बात कर लें, और क्या वाकई में फिर अगले 3 सालों के लिए सब कुछ अब सेफ हो जाएगा? अगर 116 या 120 के आसपास अगर आंकड़े रहे होते तो शायद फिर वही इस्तीफों के दौर आज नहीं तो कल फिर वो होता, एक कुछ इस तरह का केओस बना रहता। देखिए मकसूद, मैं एक बात का जरूर जवाब देना चाहूँगा। जैसा कि अजीत भदौरिया कह रहे थे कि ये लगातार तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो लगता है जो सही बात है, जिसकी चर्चा जनता के बीच में है, वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे। मैं बता देता हूँ। दरअसल सिंधिया के साथ जितने भी विधायक गए बीजेपी में, उसके बाद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने। बावजूद इसके लगातार कांग्रेस को विधायकों को जो तोड़ने का सिलसिला चला, वो सिर्फ इसलिए चला क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को इस बात का डर है कि सिंधिया ने जो कांग्रेस के साथ किया वो कहीं बीजेपी के साथ न कर दें। अपनी सरकार
किस तरह से सुरक्षित रखी जाए। कुछ ऐसे विधायकों को लाके चुनाव जिताया जाए जो अपने साथ अपने सपोर्ट में खड़े रहें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। और यही चर्चा आज इस बात की है। जनता सारी चीजें समझती है, सब जानती है। पहले आपने 16 तोड़े, फिर 22, फिर 28, उसके बाद 29 पे आप अगली बार चुनाव कराएंगे। भाई क्या जरूरत थी? आपकी सरकार तो बनी रही थी, 8 ही तो जरूरत थी। फिर भी तोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया मुख्यमंत्री के दावेदार न बन जाएं, ये पूरी रणनीति बनाई गई है। और यही वजह है कि आने वाले समय में अब देखिएगा बहुत शानदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में भी रोकने की पूरी कोशिश होगी सीएम कैंडिडेट के लिए। बहुत शानदार एनालिसिस है आपका विनोद शर्मा। एक फाइनल कमेंट डॉक्टर शर्मा आपका, फिर वाइंड अप करेंगे। डॉक्टर शर्मा जी, देखिए विनोद जी ने जो कहा बिल्कुल यही पर्दे के पीछे यही है। भाजपा डिपेंडेंसी पर निर्भर नहीं रहे, डिपेंडेंसी नहीं चाहती किसी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसा माहौल बनाया था। 22 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिर्फ 18 लोग थे, बेशक 4 लोग उसमें से भी बीजेपी के थे। वो हाँ। बीजेपी लाई थी, डायरेक्ट उनकी बातचीत हुई थी। तो 4 वो, फिर 3 और उन्होंने लास्ट में तोड़े, तो 4, 3, 7 और 7 के बाद 3 पर बाईपोल उनके डिमाइस के कारण हुआ। तो कुल मिला के कितने लोग हो गए उनके पास अपने सफिशिएंट हो गए। हाँ। आज की डेट में अगर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो कैंडिडेट जीते 18 में से 5 हार गए हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास सिर्फ 13 लोग हैं, और 13 लोग किसके पास है? कांग्रेस के पास है। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी कुछ सोचते भी हैं तो शिवराज सिंह चौहान की सेहत या बीजेपी की सेहत पर मध्य प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी बस 20 सेकंड मेरे पास प्लीज, क्योंकि आप बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज बोल लें। मकसूद भाई, भारतीय जनता पार्टी न तो तोड़ने में विश्वास करती है ना फोड़ने में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा में विश्वास करती है, और जिनको लग रहा था कि वो कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और मैं आपके चैनल पे एक और बात कहना चाहता हूं, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, और जीवन भर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये जो अटकलेबाजी है, अब इसको खत्म कीजिए। 3 साल तक मध्य प्रदेश के विकास का जिम्मा हमें मिला है, हम उसको निर्वाह ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आज पहुंचे बीजेपी मुख्यालय इस जीत के बाद, तो उन्होंने यही कहा एक बार फिर से कि जीत दरअसल जो मिली है ना, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर मिली है। तो उम्मीद हम भी यही करेंगे कि अब सरकार आपकी ओर मजबूत हो गई है, तो आप मध्य प्रदेश का विकास और तेजी से बेहतर करें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।